एक ईविल ब्लैक ड्रैगन अचानक ह्यूमन टेरिटरी में घुस आता है, लेकिन सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही बॉर्डर डिफेंस सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। 2 न्यूक्लियर वॉरहेड सीधा उस पर लॉक हो जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ। जैसे ही लॉन्च ऑथराइज होने वाला होता है, ब्लैक ड्रैगन जल्दी से पैनिक में कहता है, हे रुको, होल्ड ऑन, मैं तुम लोगों में से ही हूं। फिर वो अपना फुल नेम, आईडी नंबर और घर का एड्रेस तक बता देता है। कुछ टाइम पहले ही मैं एक दूसरी दुनिया में चला गया था और वहां जाकर मैं एक ब्लैक ड्रैगन बन गया। ब्लैक ड्रैगन, जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो कहता है, शुरू में मैं बहुत एक्साइटेड था। मुझे लगा ये मेरा मोमेंट है, अब मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगा सब कुछ बिखरने में। मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है, मुझे अपने पहले वाले ड्रैगन की कोई मेमोरी नहीं मिली, कोई हिडन पावर, कोई टैलेंट, कुछ भी अवेकन नहीं हुआ। नई बॉडी, नई लाइफ फॉर्म उसे कंप्लीटली तोड़ देती है। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक ड्रैगन फ्रस्ट्रेशन में कहता है, मुझे हंटिंग नहीं आती, ड्रैगन कॉम्बैट समझ नहीं आता और काफी टाइम तक मुझे उड़ना तक प्रॉपर्ली नहीं आता था। उसके लिए सर्वाइवल एक नाइटमेयर बन गया था। ब्लैक ड्रैगन कहता है, ज्यादातर टाइम मैं हाइना या वल्चर की तरह दूसरों के शिकार से चुरा कर खाता था और फिर भी वो मेरे लिए काफी नहीं था, क्योंकि 160 टन का ड्रैगन, उसे सेटिस्फाई होने के लिए कितना खाना चाहिए सोच भी नहीं सकते। बाद में ब्लैक ड्रैगन कहता है, मैंने सोचा अपने जैसे दूसरे ड्रैगन्स को ढूंढूं, चाहे उनका एक लैकी ही क्यों ना बनना पड़े। मैं रेडी था, मगर लैंग्वेज बैरियर की वजह से चाहे ड्रैग्स हो या ह्यूमंस, जिस किसी से भी वो मिला, सबने बिना सोचे अटैक कर दिया। मेन कैरेक्टर ब्रोकन वॉइस में कहता है, किसी ने मुझे एक्सप्लेन करने का चांस तक नहीं दिया। बार बार फेल होने के बाद मैं कंप्लीटली होपलेस हो गया था। फिर एक दिन एक मर्चेंट करावान पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। वो लोग किंगडम ऑफ एस्मिन के ट्रेडर्स थे और एक मिस्टीरियस कंट्री से डील करके वापस जा रहे थे। मेन कैरेक्टर की इंस्टिंक्ट सीधा उसे हिट करती है। वो कहता है, मेरा प्लान सिंपल था, जैसे ही वो पास आएंगे मैं अटैक करके 1-2 घोड़े खा लूंगा। लेकिन वो ड्रैगन अपनी प्रेजेंस कंट्रोल नहीं कर पाया। 1 किलोमीटर दूर से ही तब ने उसकी प्रेजेंस फील की। तो अब ड्रैगन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और वो सीधा चार्ज कर गया। वो सीधा जाकर एक घोड़े को गिरा देता है और जैसे ही खाने वाला होता है तो उसकी नजर एक बैग पर पड़ती है जो काट से गिर गया था। उस बैग पर लिखा होता है फाइन लोडेसाइज सॉल्ट। मेन कैरेक्टर उसे देख के शॉक हो गया। ये कैसे हो सकता है? उसकी आंखें देखकर फट जाती है और फिर धीरे धीरे आंसू निकलने लगता है। एक ड्रैगन आसानी से नहीं रोता, लेकिन ये मोमेंट उसके लिए सब कुछ था। किसी को नहीं पता था पिछले 6 महीने मेरे लिए कैसे थे। मैं भूख से मिट्टी तक खा चुका हूं, रातों को नींद नहीं आती थी। कंफ्यूजन की वजह से मैं अकेला आसमान से बात करता था, घर याद करके। मैं पहाड़ों पर खड़े होकर चीखता था, गुस्से और दर्द से, बिल्कुल अकेला। लेकिन अब सब बदलने वाला था। अब मुझे एक डायरेक्शन मिल गई है। वो आदमी से पूछता है, ये सब तुम्हें कहां से मिला? वो आदमी डर के मारे हकलाते हुए बोलता है कि ये सब हमने शिया कंट्री से ट्रेड किया है। शिया कंट्री इस दुनिया में भी आ चुका था। ड्रैगन कहता है, मुझे वहां ले चलो। थोड़ी बातचीत के बाद मुझे पता चला कि इस मिडिल एज्ड आदमी का नाम हु के है। वो एक प्रोफेशनल मर्चेंट है और उसने शिया के साथ कई बार ट्रेड किया है। उसकी बातों के मुताबिक शिया एक बेहद मिस्टीरियस कंट्री है जो करीब 6 महीने पहले अचानक इस दुनिया में आ गया था। शिया कंट्री के बॉर्डर्स और इस नेटिव वर्ल्ड के बीच एक बैरियर था, एक तरह का कंटेनमेंट वॉल, और उस बैरियर के अंदर और बाहर दोनों बिल्कुल अलग वर्ल्ड्स थे। हु के कहता है, अंदर जहां शिया कंट्री है वहां मैजिक एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहां एक चीज होती है, साइंस। उस कंट्री के रूल्स, उसके एनवायरमेंट्स नेटिव कंट्री से कंप्लीटली अलग था। जो भी नेटिव क्रीचर अंदर जाता है उसका बॉडी एनवायरमेंट के साथ मैच नहीं करता। कुछ लोग सिर्फ बीमार पड़ जाते हैं और जो ज्यादा अनलकी होते हैं वो सीधा मर जाते हैं। और इसी वजह से शिया कंट्री के लोग भी बाहर नहीं आते। उनके बॉडीज में मैजिकल एलिमेंट्स के लिए इन्फिनिटी नहीं होती। प्रोटेक्शंस के बिना वो बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते। बैरियर ने दोनों वर्ल्ड्स को क्लियरली डिवाइड कर दिया था। हर वर्ल्ड अपने रूल्स पर चल रहा था और एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करता था। बहुत कम आउटसाइडर्स शिया कंट्री के अंदर तक पहुंच पाते हैं। मगर हु के ड्रैगन से कहता है कि एक बात याद रखना कि उन लोगों को बिल्कुल भी प्रवोक मत करना, सिर्फ उनकी मिलिट्री पावर या टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास एक अनलिमिटेड वेपन भी है जिसका नाम है पीस। ये सब सुन के मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेन कैरेक्टर, जो कि ड्रैगन है, उम्मीद से भरी आवाज और इमोशन से कहता है, क्या मेरा पूरा कंट्री भी यहां आ गया है? क्या मेरे पेरेंट्स भी यहां हैं? ये सोचकर मैंने अपने पंख और तेज हिलाना शुरू कर दिए। कई घंटों की फ्लाइट के बाद आखिरकार मुझे वो दिखा, एक मैसिव बैरियर वॉल जो जमीन से आसमान तक खड़ी थी। जैसे ही मैं उसके अंदर घुसा, कुछ गलत लग रहा है। ड्रैगन के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया, सर हल्का होने लगा, दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा। मेरा बॉडी क्लियरली सिग्नल दे रहा था, ये एनवायरनमेंट ड्रैग्स के लिए बिल्कुल अनसूटेबल है। लेकिन मैं इतनी दूर से आ गया हूं, अब बिना कांटेक्ट किए वापस नहीं जाऊंगा।
और फिर जैसे ही टेंशन राइज होना शुरू हो गई, कुछ ही देर में फाइटर जेट्स तेज आवाज के साथ मेरे पास से गुजरे और 2 मिसाइल सीधा मेरे सामने एक्सप्लोड हुए। डायरेक्ट हिट नहीं था, लेकिन मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि रुक जाओ। फिर एक हेलीकॉप्टर आता है, उसका डोर ओपन होता है। ऑफिसर मेगाफोन से अथॉरिटी टोन के साथ कहने लगा, रुको ड्रैगन, तुमने इल्लीगली हमारी टेरिटरी में एंट्री की है। अपनी मूवमेंट तुरंत बंद करो और इंस्पेक्शन के लिए सबमिट करो। और रेजिस्टेंस तो बिल्कुल भी मत करना। ये शिया कंट्री है, एक सिविलाइज्ड और रीजनेबल नेशन। अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो तुम्हारी सेफ्टी और राइट्स गारंटीड किए जाएंगे। अदरवाइज जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। लेफ्टिनेंट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि ड्रैगन समझ रहा है या नहीं, बस प्रोसीजर फॉलो करना ज्यादा जरूरी था। अगर सुपरनैचुरल क्रीचर्स पर फोर्स यूज ऑर्डर करने का ना होता तो आर्मी अब तक फायर कर चुकी होती। लेफ्टिनेंट को लग रहा था कि ड्रैगन उसकी बात इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो एक प्राउड क्रीचर था, कभी इजीली सबमिट नहीं करेगा। लेकिन जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। जैसे ही ड्रैगन ने उन्हें देखा, वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने अपने लोगों को देख लिया हो। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है, हे शूट मत करो, मैं तुम लोगों में से ही हूं। यह बहुत अजीब था। एक ड्रैगन शिया कंट्री की लैंग्वेज बोल रहा था और खुद को उनका ही कह रहा था। ऑफिसर कहता है, ड्रैगन, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो? मेन कैरेक्टर जो ड्रैगन था वो कहता है, मैं शिया कंट्री का एक नॉर्मल सिटीजन हूं। कुछ टाइम पहले पता नहीं कैसे मैं इस फॉर्म में आ गया। बाद में मेन कैरेक्टर अपना नाम बताता है कि उसका नाम उमर है, वो 26 साल का है। आईडी नंबर 123456। मेरा एड्रेस 20 चिन रोड, हॉकी डिस्ट्रिक्ट, यांग प्रोविंस में है। मेरे फादर वान चिंगपिंग और मेरी मदर पाचिया है। वो दोनों एक छोटी सी ग्रोसरी चलाते हैं। ये सुनकर ऑफिसर सच में शॉक हो गया। बैरियर के इफेक्ट की वजह से शिया कंट्री के बारे में बाहर के इंटेलिजेंट क्रीचर को बहुत कम नॉलेज होती थी, लेकिन ये ड्रैगन इतनी पीरियस डिटेल दे रहा था जैसे वो सच में उन्हीं का हो। इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन इतनी एक्यूरेटली देना कोई आसान बात नहीं थी। ऑफिसर शांत टोन में कहता है, मिस्टर वैगजी, शांत रहिए, मैं अभी किसी को भेजता हूं वेरिफिकेशन के लिए। अगर सब कुछ सही निकला तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दी जाएगी। तब तक अपनी सेफ्टी के लिए आप बैरियर के बाहर वापस चले जाएं। मगर मेन कैरेक्टर कहता है, सर मैं उड़ नहीं सकता, मैं बहुत वीक हो चुका हूं। क्या आप मुझे खाने को कुछ दे सकते हैं? मैंने 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया। ऑफिसर तुरंत से मान जाता है। कुछ देर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल लुई हान ने कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करवाई और सब कुछ परफेक्टली मैच कर गया। थोड़ी ही देर में एक हेलीकॉप्टर आता है और उसके अंदर 4 टन बीफ होता है। जैसे ही ड्रैगन ने देखा तो वो कंट्रोल नहीं कर पाया, वो सीधा टूट पड़ता है और सब कुछ खा जाता है। उसका पेट भर तो गया था, लेकिन फिर भी वो उड़ नहीं पाया। मेन कैरेक्टर कहता है, ये मीट अजीब लग रहा है, ड्राई और टफ, और बाद में वो कंफ्यूज नजरों से लेफ्टिनेंट की ओर देखता है। लेफ्टिनेंट समझाता है, बैरियर के बाहर के एनिमल्स के बॉडी में मैजिकल एलिमेंट्स होता है, इसलिए उनका न्यूट्रिशन और टेस्ट दोनों बेटर होता है। तुम उस टेस्ट की आदत हो चुके हो, इसलिए यहाँ का मीट तुम्हें अजीब लग रहा है। एडिशनली लेफ्टिनेंट कहता है, चिंता मत करो, मैंने एकेडमी ऑफ साइंस को कांटेक्ट कर लिया है, एक्सपर्ट्स आगे तुम्हारे लिए सोल्यूशन निकालेंगे। और मजीद कहता है, कुछ ब्लड टेस्ट होंगे, थोड़ी रिसर्च होगी, लेकिन तुम्हारी लाइफ को कोई डेंजर नहीं होगा। ड्रैगन एक्सेप्टेंस में सिर्फ अपना सिर हिला दिया। वो ऑलरेडी मेंटली रेडी था कि शिया कंट्री आने का मतलब है टेस्ट सब्जेक्ट बनना। मेन कैरेक्टर कहता है, वैसे भी ड्रैग्स की रीजनरेशन एबिलिटी स्ट्रांग होती है, अगर डाइसेक्ट भी करेंगे तो मैं हील हो जाऊंगा। सच कहूं, मुझे खुद देखना था मेरे ऑर्गन्स कैसे लगते हैं। कुछ घंटों के बाद रिसर्च टीम आ जाती है। उन्होंने ब्लड सैंपल लिया और एक छोटा रोबोट जो कि उनके साथ था, वो उन्होंने मेन प्रोटैगनिस्ट के बॉडी के अंदर डाल दिया। ये प्रोसेस बिल्कुल कैप्सूल एंडोस्कोपी जैसा था, ताकि मेरे ऑर्गन्स और स्केलेटन का स्टडी हो सके। रोबोट को बाद में नेचुरली बॉडी से बाहर निकालना था, लेकिन मैंने गलती से ही उस रोबोट को ही डाइजेस्ट कर लिया। और शौक की बात, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था और क्लियरली न्यूट्रिशियस भी। मैंने उन लोगों से कहा, क्या तुम लोग और रोबोट्स ला सकते हो खाने के लिए? ये बात सब लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देती है। वहाँ एक डॉक्टर डिंग जो कि बहुत तेज़ी से सोचकर कहती है, शायद रोबोट में कोई ऐसा मटेरियल है जो ड्रैगन के बॉडी को चाहिए। वो और रोबोट्स बुलवाने ही वाला होता है, इसकी ज़रूरत नहीं। इस पर्सन का नाम यूशियान है और वो कहता है, बैटरी से स्टार्ट करते हैं। अगर एक्सप्लेन इसे करूं तो ये यूशियान रिसर्च टीम की एक मेंबर है और वो पहली इंसान थी जिसने डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सुपरनैचुरल क्रीचर को रिचार्ज कर सकती है। एक फ्लैशबैक टोन के साथ 5 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। शिया कंट्री ने एक लाइट एंजल को कैप्चर किया था। वो इतनी देर तक मैजिक से डिप्रीव रही कि कोवा में चली गई। डॉक्टर्स ने काफ़ी ट्राई किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। बस एक चीज़ काम की, वो चीज़ थी डिफिब्रिलेटर। जैसे ही उस चीज़ की वजह से हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का हार्ट रिएक्ट करता है, तो उसी मोमेंट पर पता चलता है कि एनर्जी काफ़ी नहीं थी। लॉजिकल टोन में यूशियान कहती है, वोल्टेज बढ़ाओ। रिसर्च टीम ने उसकी बात मानी और बार बार शॉक दिया, और जब 2 लाख वोल्टेज तक पहुंची, एंजल ने अपनी आंख खोल दी।
इस बात को सुनकर जो हमारा ड्रैगन होता है वो शॉक होकर बोला, एक एंजल जो मिथ का क्रीचर है उसे रिकवर होने के लिए प्लग इन होना पड़ता है, क्योंकि अगर ड्रैगन को याद हो कि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है, यहाँ सब कुछ नॉर्मल लॉजिक से अलग है। तो आखिर में ड्रैगन कहता है, अगर ऐसा है तो ज्यादा सोचना बंद करो, सीधा केबल्स कनेक्ट करो। डॉक्टर डिंग तुरंत अग्रीड करता है और 2 इलेक्ट्रिकल केबल्स लाए जाते हैं और सीधा मेरे मुंह में डाल दिए जाते हैं। जैसे ही करंट मेरे बॉडी में फ्लो करता है, ड्रैगन कहता है, मुझे एक इंटेंस फीलिंग क्लियरली फील हुई, जैसे उसका बॉडी वापस एक्टिवेट हो रहा हो। मैजिकल डिप्रीवेशन का इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। बाद में ड्रैगन सेटिस्फाइड तो हो जाता है, लेकिन उसने केबल्स दांतों से पकड़ लिए और भी पावर ड्रॉ करता रहा। ड्रैगन कहता है कि एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल है, ये एंडरलाइन जैसा फील हो रहा है, मेरा पूरा बॉडी बर्स्ट कर रहा है और मैं स्ट्रॉन्गर फील कर रहा हूं। बाद में मेन कैरेक्टर जोकिंगली कहता है, अगर सिर्फ चार्जिंग से स्ट्रांग होना इतना इजी है तो ये सिस्टम तो काफी लो लेवल लगता है। मिस्टर डिंग स्लाइटली स्माइल करते हुए कहते हैं, मिस्टर हान, ये बिल्कुल भी लो लेवल नहीं है। डॉक्टर कहते हैं, शिया कंट्री के इस दुनिया में आने से पहले यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मेन कैरेक्टर शॉक में बोलता है, मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी? तो डॉक्टर सीरियस टोन में कहते हैं, नहीं, मेरा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी लिटरली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस। लाइटनिंग और मैजिक इफेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनका फिजिक्स कंप्लीटली अलग है। और फिर एक और शॉकिंग ट्रुथ सामने आता है। डॉक्टर लो टोन से कहते हैं, बाहर का वर्ल्ड उतना सिंपल नहीं जितना लगता। डॉक्टर कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड कंप्लीटली सील्ड है और स्काई के सन, मून, स्टार्स वो एक्चुअल सेलेस्टियल बॉडीज नहीं है, वो एनर्जी मासेस हैं। और डॉक्टर एक और डिस्टर्बिंग ट्रूथ के साथ कहता है, ये पूरा वर्ल्ड एक लाइफ स्टॉक फार्म की तरह फंक्शन करता है और इस वर्ल्ड के इनहैबिटेंट्स सब बस लाइफ स्टॉक है जो किसी और के कंट्रोल में है, जो बस एक दिन स्लॉटर होने के लिए वेट कर रहे हैं ताकि उन्हें कंट्रोल करना ईजी हो जाए। एमसी कहता है, समझ गया, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनका लाइफ स्टॉक ज्यादा स्मार्ट हो जाए। फिर एमसी बोला, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ हमारी दुनिया की चीज है? डॉक्टर कहता है, एग्जैक्टली, लेकिन मिस्टर हान, इलेक्ट्रिसिटी उतनी ओपी नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। मजीद डॉक्टर एक्सप्लेन करते हैं, ये तुम्हें स्ट्रांग नहीं बना रहे, बस तुम्हारी एनर्जी को फास्ट रिप्लेनिश कर रहे हैं। अभी जो जा रहा है वो पावर नहीं है, तुम बस अपनी ओरिजिनल पीक स्टेट में वापस आ रहे हो। मतलब इस बात का ये था कि वो स्ट्रांग नहीं हो रहा था, वो सिर्फ नॉर्मल हो रहा था। बाद में डॉक्टर पोलाइट टोन से कहते हैं, वैसे मिस्टर हान, रात काफी हो गई है, क्या तुम हमारे रिसर्च फैसिलिटी चलोगे? और फिर अगला दिन बोंग रिवर मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के एक रिसेप्शन रूम में हांग के फादर थे, जो कि शॉक थे। शॉक में कहने लगे, मतलब मेरा बेटा ड्रैगन बन गया है। ऑफिशियल्स उन्हें समझाते हैं, आपका बेटा अभी क्लासिफाइड वर्क में है, इसलिए घर नहीं आ सकता। फिर उन्हें इनवाइट किया जाता है ताकि वो अपने बेटे से मिल सकें। उन्हें बताया जाता है कि हॉन्ग काफी स्ट्रेस में था और उसे पेरेंट्स की जरूरत है। कपल्स यानी कि हॉन्ग के फादर तुरंत रेडी हो जाते हैं और जब उन्हें सच बताया जाता है कि हमें 100% श्योर नहीं है कि ये ड्रैगन आपका बेटा है, ऑफिशियल्स काफी कॉशियस टोन में ये कहते हैं। बाद में प्रोजेक्टर पे वीडियो चलती है, कपल चुपचाप देखते रहते हैं, मगर तभी जो हॉन्ग की मदद थी तो वो कहती है, मुझे लगता है ये हमारा बेटा ही है। उसकी माँ फनी ऑब्जर्वेशन करते हुए कहती है, फॉर्म चेंज हो गया है, लेकिन ये जो थका हुआ, लेजी, डरपोक सा वाइब है, ये तो बिल्कुल सेम है। अपने बीवी के हाँ में हाँ मिलाते हुए हॉन्ग के फादर कहते हैं, ये पक्का हमारा ही इडियट बेटा है। बाद में लेफ्टिनेंट से वो पूछते हैं, हम अपने बेटे से कब मिल सकते हैं? और कुछ ही देर में उन्हें वहां ले जाया जाता है जहां मैं इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ले रहा होता हूं। एक इमोशनल पीक के साथ जैसे ही मेरी पावर बंद होती है, मैं आंख खोलता हूं। मैंने अपने आंखों के सामने अपनी माँ और अपने पापा को देखा। उन्हें देखकर मेरा पहला इंस्टिंक्ट होता है उन्हें हक करना, मगर लेफ्टिनेंट पैनिक में कहते हैं, रुको, 170 टन का ड्रैगन अगर हक करेगा तो सीधा क्रश कर देगा। फादर इमोशनल टेस्ट लेता हुआ अपने बेटे से कहता है, क्या तुम सच में मेरे बेटे हो? तो ड्रैगन कहता है, हाँ डैड, मैं ही हूँ, हॉन्ग हूँ। और फिर एकदम से फादर रैपिड फायर टेस्ट करते हुए कहते हैं, सबसे पहले बताओ ब्लड ग्रुप क्या है, तुम्हें कौन सा फ्रूट पसंद है, टेम्पल फेयर में क्या हुआ था? ड्रैगन नॉस्टैल्जिक और फनी वे में कहता है, मैं खो गया था, नहीं एक्चुअली आप मुझे भूल गए थे। मैं 100 मीटर तक आपकी गाड़ी के पीछे रोता हुआ भाग रहा था और आपको पता भी नहीं चला, और फिर आपने मुझे 50 रुपए दिए ताकि मैं गुस्सा न रहूं। और अपने फाइनल क्वेश्चन में फादर बहुत ही अजीब वे में अपने बेटे से पूछता है, और कभी गर्लफ्रेंड बनाई? तो ड्रैगन जवाब में कहता है, डैड मेरी कोई इज्जत है या नहीं? पेरेंट्स कंफर्म करवाते हुए कहते हैं, हाँ, ये पक्का हमारा ही बेटा है। ये सुनकर लेफ्टिनेंट ने चैन की सांस ली, क्योंकि पेरेंट वेरिफिकेशन फाइनल कंफर्मेशन होती है, जिसके बाद एक होलसम मोमेंट होता है। फैमिली 2 घंटों तक बैठ के बात कर रही थी, जिसके बाद रात हो गई। तभी डोर नॉक होता है। लेफ्टिनेंट सीरियसली कहता है, मिस पैन, आपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया है? इनोसेंटली जवाब देते हुए कहती है, हाँ, मैंने अपने बेटे की फोटो डाली थी। सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट सीरियस टोन में कहते हैं, ये नेशनल सीक्रेट है, इसे पब्लिक नहीं होना चाहिए। घबराई हुई एक माँ वो पूछती है कि क्या मैं डिलीट कर सकती हूँ?
लेफ्टिनेंट ऑलरेडी कंफर्म करवाता है, हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं, कोई इशू नहीं हुआ। फिर एक और बड़ा डिसीजन लिया जाता है। लेफ्टिनेंट कहता है अब से हॉन्ग का ऑफिशियल आइडेंटिटी चेंज होगा, क्योंकि अब वो एक नॉर्मल इंसान नहीं, एक न्यूट्रलाइज्ड ड्रैगन होगा और उसका नाम होगा डेस, वो भी नॉर्थ का पावरफुल ड्रैगन। और इमोशनल रेस्ट्रिक्शंस के साथ पेरेंट्स को कहा जाता है कि पब्लिक में उसे अपना बेटा मत कहना। डिस्टेंस मेंटेन करना थोड़ा पेनफुल था, लेकिन जरूरी भी। मीनवाइल नेक्स्ट आर की सेटअप में हम देखते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन में साइंटिस्ट ड्रैगन ब्लड को स्टडी कर रहे थे और उन्हें पता चला ड्रैगन ब्लड से लोग पावरफुल बन सकते हैं और एक रेड ड्रैगन इलीगल ट्रेड कर रही है। डॉक्टर डिंग एक्साइटेडली कहते हैं परफेक्ट, इसे कैप्चर करते हैं। प्लान सिंपल था, ब्लैक ड्रैगन प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल टू इजी विन। लेकिन तभी ये पूरा सीन एक फनी मोमेंट में बदल जाता है। डॉक्टर कहते हैं लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, हम तुम्हारे लिए एक स्टोरी बनवाएंगे पब्लिक आइडेंटिटी के लिए। एक पावरफुल ब्लैक ड्रैगन जो कि एक बैटल में इंजर्ड होता है और एक ब्यूटीफुल फीमेल एक्सपेडिशन लीडर उसे सेव करती है। मेन कैरेक्टर कहता है रुको रुको, ये स्टोरी थोड़ी ज्यादा फिल्मी नहीं हो रही? और वो कहता है क्या अब आप लव स्टोरी भी डालने वाले हो? डॉक्टर डिंग कॉन्फिडेंटली कहते हैं लोगों को पसंद आएगी, लोग बिलीव भी करेंगे। डॉक्टर डिंग एक फनी कमेंट पास करता है, तुम्हें जियाओ कंट्री का दामाद बना दिया जाएगा और उसके बाद पब्लिक सपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। हेल्पलेस हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है, लेकिन याद रखना मेरी एक्टिंग बहुत ज्यादा वीक है। मगर डॉक्टर कहते हैं तुम्हें एक्टिंग की कोई जरूरत नहीं, बस थोड़ा एरोगेंट और अलूफ रहना। एमसी जैसे रियलाइजेशन में कहता है मुझे लग रहा है तुम लोग मेरी शादी फिक्स कर रहे हो। तो एक स्ट्रेट फेस के साथ डॉक्टर डिंग कहते हैं गलत नहीं सोच रहे, हम तुम्हें एक गर्लफ्रेंड दिलवा रहे हैं जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, बिल्कुल तुम्हारी टाइप की होगी लेकिन ड्रैगन फॉर्म में। और एक फाइनल ट्विस्ट के साथ सिर्फ इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए नहीं, बल्कि ये भी देखना है कि ड्रैगन और ह्यूमंस के बीच रिप्रोडक्शन पॉसिबल है या नहीं। भाई ये एंडिंग तो बहुत क्रेजी है, कॉमेडी प्लस साइंस प्लस रोमांस प्लस डार्क वर्ल्ड सब एक साथ। और देखते हैं क्या होता है। एक स्लाइटली ऑकवर्ड टोन से गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया है और डॉक्टर कहते हैं हम स्पेसिफिकली तुम्हारे थ्रू ये स्टडी करना चाहते हैं, एक फुल ग्राउंड ड्रैगन जिसके लिए स्टेट गर्लफ्रेंड अरेंज करेगी तो उनके बच्चे कैसे होंगे। एमसी अनकंफर्टेबली कहते हैं मुझे ये सब थोड़ा गलत लग रहा है भाइयों, क्योंकि अभी तक मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ह्यूमन फॉर्म में कैसे वापस आऊं और तुम लोग मुझे रिलेशनशिप में डाल रहे हो। एमसी एक सरकास्टिक टोन के साथ कहता है 100 टन के बॉडी के साथ डेट करना थोड़ा तुम्हें अनरीजनेबल नहीं लग रहा क्या भाई? उसको मैं मार डालूंगा और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, कि वो लड़की मेरे साथ डेट करने पर मारी जाएगी। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ डॉक्टर कहते हैं उसकी टेंशन मत लो मिस्टर हॉन्ग, हमने ऑलरेडी सोल्यूशन ढूंढ लिया है। वो रेड ड्रैगन जो इलीगल ड्रैगन ब्लड बेच रही थी उसके पास ह्यूमन वॉर्म लेने की एबिलिटी है और वो ऑलरेडी यूज कर चुकी है, वो भी कई बार। डॉक्टर कोल्ड टोन से कहते हैं प्लान ये नहीं है, प्लान और भी सिंपल था, उसे जिंदा पकड़ना है। ये क्रूएल्टी नहीं थी क्योंकि उस रेड ड्रैगन ने बहुत डैमेज किया है, मर्चेंट से पैसा लूट रही है, क्रिमिनल्स के साथ मिलकर काम कर रही है, स्टेट सीक्रेट्स तक वो चुरा रही है, मतलब वो ऑलरेडी टारगेट थी। एमसी कहता है मैं तो एक वाइट ड्रैगन से भी प्रॉपर्ली फाइट नहीं कर पाया, रेड ड्रैगन से कैसे लड़ूंगा। डॉक्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हुए कहते हैं ब्लैक ड्रैगन सबसे पावरफुल होते हैं, क्लोज कॉम्बैट फाइटर्स होते हैं और तुम्हें अकेला लड़ना नहीं पड़ेगा, मिलिट्री फुल सपोर्ट देगी, फाइटर जेट्स, ग्राउंड फोर्सेस, फुल कोऑर्डिनेशन के साथ एक रेड ड्रैगन मैनेजेबल है। एक इनर थॉट के साथ मैं सोचने लगता हूं पहले मैं अकेला था, अब मैं अपने घर में हूं, मुझे खाना मिल रहा है, रेस्ट मिल रहा है और लोग मुझ पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद एमसी कहता है उस मोमेंट मेरी आंखों में कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने बोला ठीक है मैं ड्रैगन का सामना करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि मेरा कॉम्बैट एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट जीरो है। डॉक्टर कंफर्म करवाते हैं एग्जैक्टली हमने ये भी सोच लिया था और एक स्ट्रैटेजी के साथ मैप खोला जाता है। डॉक्टर कहते हैं पहला टारगेट 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट एक लेवल 5 का चिमेरा है, सेकेंड टारगेट 120 किलोमीटर वेस्ट एक फिनिक्स लेवल 6 है, 6 है, और फाइनल डेस्टिनेशन के साथ 200 किलोमीटर नॉर्थ में एक फ्लेम ड्रैगन लेवल 7 का। लेवल 7 को सुनकर टेंशन बढ़ जाती है और वो कहता है लेवल 7 ये तो 100 टन के बराबर डिस्ट्रक्शन करता है, तुम लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो डॉक्टर डिंग कॉन्फिडेंटली कहते हैं तुम ऑलरेडी लेवल 7 हो, बस तुम्हें ये खुद रियलाइज नहीं हुआ। मजीद डिटेल में वो कहते हैं पहले कुछ दिनों में जो इलेक्ट्रिसिटी तुमने अब्जॉर्ब की है वो 40 टन टीएनटी के बराबर है और तुम 1500 वॉट तक अब्जॉर्ब कर चुके हो, मतलब कि 120 टन टीएनटी इक्विवेलेंट पावर तुम्हारे पास है। रियलाइज करने के बाद ड्रैगन कहता है मतलब मैं ऑलरेडी मॉन्स्टर लेवल का था। तो डॉक्टर कहते हैं वो भी टैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के साथ, फ्लेम ड्रैगन के अगेंस्ट तुम्हारी एडवांटेज है, उसकी फायर मैजिक है और तुम्हारी बॉडी हाई मैजिक रेजिस्टेंस रखती है और ड्रैगन को हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट पसंद होता है, वो उनका नेचुरल हैबिटेट है।
मतलब मैचअप ऑलरेडी फेवर में था, और अगर कुछ गलत हो गया तो मिसाइल्स यूज करेंगे। बैरियर के बाहर मिसाइल्स वीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी फ्लेम ड्रैगन के लिए काफी होंगे। और अब एक फाइनल पुश के साथ अब मना करने का कोई सॉलिड रीजन नहीं बचता था। तो ड्रैगन कहता है कि ठीक है, मैं ट्रेनिंग प्लान एक्सेप्ट करता हूं। जिसके बाद 2 दिन के बाद हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन के पेट के नीचे 2 PL-12 मिसाइल्स लगाए गए। एक्साइटमेंट के साथ ड्रैगन कहता है, चलो शुरू करते हैं, और फुल एनर्जी के साथ निकल पड़ा। कुछ ही देर के बाद मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मैं टारगेट एरिया में पहुंच जाता हूं। एक बड़ा सा मार्श लैंड ओवर फाइटर जेट्स ऑलरेडी घूम रहे थे। पायलट रेडियो से ड्रैगन के साथ कांटेक्ट करता है कि मिस्टर हवांग, चिमिरा आपसे 3 किलोमीटर आगे और राइट साइड पर आपको दिख जाएगा। लॉक इन होते ही ड्रैगन कहता है कि मैं देख रहा हूं, और पहली फाइट शुरू करने से पहले वो कहने लगा, पहला शिकार चिमिरा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। और पूछता है कि अगर कोई और कंसर्न है, और अगर नहीं है तो मैं अटैक करता हूं। दूसरी तरफ चिमिरा बिल्कुल अलर्ट हो चुकी थी। 2 दिन से फाइटर जेट्स उसके एरिया के ऊपर घूम रहे थे, जैसे कोई उसका एरिया स्काउट कर रहा हो। उसके लिए वो जेट्स बिल्कुल अनोइंग मच्छर जैसे थे, जो कि बार बार उसका दिमाग खराब कर रहे हो। मगर उसका यही टॉर्चर अब खत्म होने वाला था। आसमान से एक मैसिव ब्लैक ड्रैगन उसकी तरफ आ रहा था। उसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग थी कि हवा भी भारी लग रही थी। 1 किलोमीटर दूर से ही चिमिरा के अंदर से डर उठता है। वो कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गई, और जब वो रिएक्ट करती है, मैंने अपने क्लॉथ से उसे सीधा दबा दिया। ड्रैगन कहता है कि मेरे एक हिट से उसका गेम ओवर हो गया, और खुद शॉक होकर कहता है, बस इतनी जल्दी खत्म भी हो गया, मिसाइल्स यूज करने की जरूरत तक नहीं पड़ी। और अंडरवेल्म्ड होते हुए वो कहने लगा, मैं तो सिर्फ उसे नॉकआउट किया था, ये तो काफी वीक निकला। पायलट की तरफ से ड्रैगन को सुनने को मिलता है कि मिस्टर हवांग, हम रेकमेंड करते हैं कि आप बेस वापस आ जाएं। नेक्स्ट टारगेट 200 किलोमीटर दूर है, फाइटर सपोर्ट्स लिमिटेड होगा, और डॉक्टर डिंग चाहते हैं कि आप चिमिरा को साथ ले आए रिसर्च के लिए। मैंने एक लंबी सी सांस ली, चिमिरा को दांतों से मैंने पकड़ा और वापस मुड़ गया। बेस पर लैंड करते ही इम्पेशेंटली ड्रैगन कहता है, चलो चलो नेक्स्ट टारगेट बताओ। डॉक्टर डिंग इंटरप्शन करते हुए कहते हैं कि 1 मिनट मिस्टर हवांग, और एक सीरियस टोन के साथ वो कहने लगे, फीनिक्स के साथ फाइट में लीथल फोर्स अवॉइड करना, क्योंकि फीनिक्स एक रेयर स्पीशीज थी। उनकी टोटल पॉपुलेशन 50 से भी कम हो सकती है। हम उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ड्रैगन कहता है कि ठीक है, सिर्फ 6 महीनों में इंसानों ने यहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ भी बना लिए, और यही साइन होता है ग्रेट नेशन का, जो कि अपने साथ लोगों को भी जिंदा रखना चाहता है। अब नेक्स्ट बैटल फीनिक्स का नेस्ट एक मैसिव फ्लेम ट्री पर था, और वो चिमिरा से ज्यादा अलर्ट थी। 10 किलोमीटर दूर से ही उसने डिटेक्ट कर लिया था, वो भी हमारे ड्रैगन को, और पहले अटैक भी उसने ही किया। ड्रैगन कहता है, मैंने तुरंत दोनों मिसाइल्स फायर किए। मिसाइल्स मिस हो गए, लेकिन फीनिक्स अब पूरा गुस्सा हो गया, और बाद में उसने फायरबॉल्स की बारात चला दी। शॉकिंगली ड्रैगन कहता है, मुझे मल्टीपल हिट्स लगे, एक तो मैंने सीधा मुंह से ही निगल लिया, मगर फिर भी इतने अटैक्स करने के बाद भी मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अपना टारगेट फीनिक्स के साथ मैं भी शॉक हो गया, और रियलाइज करने के बाद मैंने कहा, मैं तो कुछ ज्यादा ही अपनी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। इस बार मैंने अपनी फुल प्रेजेंस रिलीज की और सीधा चार्ज किया, लेकिन फीनिक्स फास्ट थी और रेंज अटैक्स उसकी स्ट्रेंथ। फाइट बिल्कुल वन साइडेड लग रही थी, लेकिन यह सब एक प्लान का पार्ट था, जिसमें प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन यूज करना पड़ रहा था, और यही चीज ट्रिगर करता है ब्लैक ड्रैगन ब्लड लाइन की असली पावर को। ड्रैगन कहता है, मुझे चोट लग रही थी, मगर मैं स्लो नहीं हो रहा था, उल्टा मैं और जिंदा फील कर रहा था। और फिर ह्यूमन सोल और ड्रैगन बॉडी फाइनली एक परफेक्ट सिंक में आ गया। ड्रैगन डीप वॉइस से कहता है, मैं एक सॉवरेन हूं। उसने रिट्रीट करने की कोशिश तो की, मगर तभी ड्रैगन ऑरा चेंज होती है। आसमान से एक मैसिव लाइटनिंग स्ट्राइक आता है और सीधा फीनिक्स को हिट करता है। फिनिशिंग मूव के साथ हमारा ड्रैगन कहता है, मैंने उसे पकड़ा और अपने दांतों से चीर दिया। गोल्ड ब्लड हवा में बिगड़ गया, और फीनिक्स की जो चीख थी बैटलफील्ड में गूंज उठी। सब कुछ लाइव देखा जा रहा था। कॉम्बैट ही ड्रैगन ग्रोथ का फास्ट तरीका है। सब एक्साइटेड थे, सिर्फ डॉक्टर डिंग को छोड़कर। उसे एक डर था, जैसे जैसे ड्रैगन पावर अवेकन हो रही है, क्या हवांग अपनी ह्यूमैनिटी लूज कर देगा। और नेक्स्ट सीन विक्ट्री के बाद मैं बेस अब वापस आता हूं, और वहां लुई हान खड़ा होता है, वो भी एक लड़की के साथ। लुई हान मुझसे कहता है कि एक साइकाइट्रिस्ट है तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए। सस्पिशियसली ड्रैगन कहता है, मुझे नहीं लगता ये साइकोलॉजिस्ट है, क्योंकि मुझे वो लड़की साइकोलॉजिस्ट से ज्यादा एक ब्लाइंड डेट कैंडिडेट लग रही है। ड्रैगन ऑकवर्ड तरीके से कहता है, मुझे लगता है ये मैथ सही नहीं है, मगर वो चैलेंजिंग टोन के साथ कहती है, अभी मिले ही है और तुमने डिसाइड भी कर लिया। क्या तुम्हें लगता है ब्यूटीफुल विमेन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और इसी वजह से तुम मुझसे डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहते हो। एमसी शॉक होकर कहता है, ये तुम्हें कैसे पता। लड़की हल्की सी मुस्कुराती है और कॉन्फिडेंटली कहती है कि मिस्टर हवांग, मैं आपका पूरा फाइल स्टडी किया है, आप थोड़े मेल चाविनिस्ट टाइप के लगते हो। और टीज करते हुए वो कहती है, ओ ड्रैगन बनने के बाद ये
टेंडेंसी और स्ट्रांग हो गई है। ये सुनकर ड्रैगन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और एक साइड ग्लैंस लुईहान को देकर कहता है, वो भी अंदर ही अंदर, समझे, ये लड़की मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, लेवल बहुत हाई है, मैं जीत नहीं सकता। गयोंग काम और प्रोफेशनल तरीके से कहती है, प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करिए, मैं पहले आपकी साइकोलॉजिस्ट हूं और बाद में आपकी मैच कैंडिडेट हूं। ये सुनकर मैं थोड़ा सा सोचता हूं और बाद में मैंने कहा, ठीक है, जेंटलमैन होने के नाते तुम्हें मैं 3 मिनट देता हूं। गयोंग नोटबुक निकालती है और कहने लगी, अभी साइकोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली आपका इंटरेस्ट ह्यूमन विमेन में कम हो गया है, मैंने ठीक कहा ना? ये सुनकर मैंने अपनी टेल हिलाई, काफी देर तक चुप रहा और फिर ऑनेस्टली मैंने जवाब दिया, सच बोलूं तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले मुझे नॉर्मल तरह से ब्यूटीफुल गर्ल्स पसंद थी, लेकिन अब मैंने एक एंजल देखी, परफेक्ट, फ्लॉलेस, फिर भी मुझे कुछ फील नहीं हुआ। एक स्लाइड पॉज के साथ आखिर में ड्रैगन कहता है, लेकिन एक फीमेल वाइट ड्रैगन को देख के रिएक्शन आया। ये सुनकर गयोंग हल्का सा सिर हिलाती है और बाद में सिंपल एग्जाम्पल देके, ये तो नॉर्मल है, जैसे लोग कैट्स को क्यूट समझते हैं लेकिन उससे अट्रैक्ट नहीं होते, बिल्कुल तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो रहा है। ये सुनकर मैं कुछ बोल नहीं पाता, मगर फिर आखिर में मैं कहता हूं, तो फिर तुम लोग मेरे लिए मैच क्यों अरेंज कर रहे हो, क्योंकि कोई भी लड़की इस फॉर्म में मुझे पसंद नहीं करेगी। गयोंग ब्रूटली ऑनेस्ट जवाब देते हुए कहती है, बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं अभी आपको देख के कुछ भी फील नहीं कर पा रही। ये सुनकर ये बात मेरे दिल पर सीधा लगती है और फिर ड्रैगन सीरियस टोन में कहता है, अच्छा, अब तुमने मेरा अटेंशन ले लिया है और मैं अब उससे ऊपर से देखने लगता हूं, थोड़ा डेंजरस वाइब के साथ। गियो थोड़ा सा फ्लस्टर हो जाती है लेकिन कंट्रोल में रहती है। बाद में खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है, मेरा नाम गियो है और आप मुझे याद रखेंगे, है ना? मगर मैं एक कोल्ड टोन से कहता हूं, जरूरी नहीं है। और मैं बाद में अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और कहने लगा, अगर यही बेस्ट है तो मैं किसी और को रिक्वेस्ट करूंगा। गियो इरिटेटेड अंदर ही अंदर कहती है, क्या बेकार आदमी है। फिर वो स्ट्रैटेजी चेंज करती है और एक काफ़ी शांत टोन के साथ कहती है, मैं भी इस गर्लफ्रेंड प्लान से अग्री नहीं करती। ये सुनकर मैं तुरंत समझ गया और मैंने अपने अंदर ही अंदर माइंड में कहा, ये रिवर्स साइकोलॉजी है, बोल रही है माना है लेकिन एक्चुअली पुश कर रही है। लेकिन इस बार मैं खसने वाला तो नहीं हूँ। गियो सीरियस डिस्कशन के साथ कहने लगी, ये जो रोमांस वाला प्लान है, ड्रैगन ह्यूमन से प्यार करता है, ये एक फ्लॉड है। वो एग्जाम्पल करती है, हम लोगों को ये क्यूट लगेगा लेकिन दूसरी रेसेस को नहीं लगेगा। ये बात लॉजिकल भी है, ड्रैगन सोचेंगे इसे ब्रेन वॉश किया गया है और हमारी कंट्री से वो और डरने लगेंगे। ये सुनकर मैं तुरंत अग्रीड कर लेता हूं और कहता हूं, बिल्कुल सही कहा। ल्यूहान भी सीरियस हो जाता है और ल्यूहान कहता है, इसमें बात है। मैं डॉक्टर डिंग के साथ बात करता हूं और वो तुरंत चला जाता है, जिसके बाद गियो तुरंत मुस्कुराती है और मैं एज अ मेन कैरेक्टर कहता हूं, अगर ये प्लान गलत है तो तुम्हारे पास बेटर आइडिया है? तो गियो कॉन्फिडेंटली कहती है, ऑफ कोर्स। और एक बिल्डअप के साथ वो अपना नया कॉन्सेप्ट बताती है। ड्रैगन प्यार के लिए नहीं, नॉलेज के लिए अट्रैक्ट होता है। वो साइंस देखता है, बिग बैंग, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और रियलाइज करता है पुरानी दुनिया बैकवर्ड है। फिर वो डिसाइड करता है सिस्टम चेंज करेगा और रेवोल्यूशन लाएगा और तुम एक रेवोल्यूशनरी ड्रैगन बन जाओगे। ड्रैगन इंप्रेस होकर कहता है, ये हुई ना बात। मैं क्लैप करने लगता हूं क्योंकि ये स्टोरी सॉलिड है, प्रीवियस वाली तो एम्बैरेसिंग थी। जिसके बाद प्लान अप्रूव हो जाता है। अगले ही दिन शूटिंग स्टार्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है। न्यूज़ में बताया जाता है एक ब्लैक ड्रैगन ने इलीगली एंट्री की, वार्निंग्स इग्नोर की, इसलिए उसे शूट डाउन किया गया। और एक एक्सप्लोजन के साथ जैसे ही न्यूज़ आई, इंटरनेट फट गया, हर जगह ही डिबेट। सभी लोग यही सोच रहे थे, ड्रैगन के साथ क्या हुआ, ड्रैगन ब्लड सेफ है या नहीं, गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है। न्यूज़ आने के बाद इंटरनेट लिटरली भट चुका था। कुछ लोग कह रहे थे, वो भी बड़े ग्रीडी टोन में, ड्रैगन का फ्लैश और ब्लड लाइफ एनर्जी से भरा होता है, अगर इंसान इसे कंज्यूम करे तो उसकी जेनेटिक्स इंप्रूव हो सकती है। पब्लिक वॉइस नंबर 2 डार्क आइडिया देता है, हर ड्रैगन को कैप्चर करो, डोमेस्टिकेट करो और ब्रीडिंग के लिए यूज करो। मगर कहते हैं ना कि हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो सभी लोग यहां पर एक जैसे नहीं थे। कुछ लोग डाउटफुल थे, नहीं, ड्रैगन ब्लड खाने के लिए नहीं होता, अथॉरिटीज झूठ नहीं बोलेगी। मगर फिर भी मेजॉरिटी लोगों को लग रहा था कुछ तो छुपाया जा रहा है। और लॉजिक बिल्ड होते ही, क्योंकि बैरियर के बाहर ऑलरेडी केसेस थे जहां लोगों ने ड्रैगन ब्लड पिया और बन गए ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स, तो लोगों का सिंपल लॉजिक था, गवर्नमेंट कह रही है ब्लड यूजलेस है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रेयर है और यही ब्लड पावरफुल लोगों के लिए रिजर्व रखा जाएगा। फिर किसी ने एक डेंजरस आइडिया दिया, अगर सच दिखाना है तो ड्रैगन को पब्लिक में लाओ, सिटी में परेड करो, लोग खुद देखकर डिसाइड करेंगे। जो देखा जा रहा था तो वो बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल था, मगर लोग कहते हैं कि देखने से ही लोगों का विश्वास आएगा। हर घंटा ये जो डिबेट थी ये और लाउड होती गई, हर वीडियो के नीचे एक डिमांड, ड्रैगन को बाहर लाओ। ये ट्रेंड इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि ये कंट्रोल से बाहर जा रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, साउदर्न वेस्ट बॉर्डर के पास एक साइलेंट हिल साइड पर एक सीक्रेट डील चल रही थी। ये एक ट्रेडिंग थी लेकिन बहुत ज्यादा नर्वस तरीके से हो रही थी, क्योंकि सामने थी मिस रेड, 50 पाउंड गोल्ड पर लीटर जो कि उन्होंने लगाया था। ये प्राइस
प्राइस बहुत ज़्यादा है। ट्रेडर्स कहते हैं गोल्ड ऑलरेडी स्ट्रिक्ट कंट्रोल में है, इतना मूव करना ईजी नहीं है। तो वो जो मिस रेड थी तब तो वो कोल्ड तरीके से कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक्सक्यूजेस और बहाने बनाने हैं तो वो अपने पास रखो, मुझे सिर्फ सोने से मतलब है, तो मुझे गोल्ड ला कर दो। मिस रेड का एटीट्यूड क्लियर था, नो कॉम्प्रोमाइज़। जिसके बाद मिस रेड शार्प टोन में कहती है, और मुझे अंडर एस्टिमेट भी मत करो, तुम लोग इतना बड़ा ऑपरेशन बिना बैकिंग के नहीं कर सकती। मिस रेड डायरेक्टली बोल्ड मूव से कहती है, मैं डायरेक्टली शिया अथॉरिटीज़ के पास जाऊंगी, उनके पास तो 1000 टन गोल्ड है। ये सुनकर ट्रेडर्स शॉक हो गए। ट्रेडर्स कॉशियसली मिस रेड को कहते हैं, अगर तुम उनके पास गई तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो तुम्हें यूज़ करेंगे? तो एक सैवेज रिप्लाई के साथ मिस रेड कहती है, तुम लोग भी तो रिस्क ले रहे हो, फिर मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये सुनकर रूम एकदम से साइलेंट हो गया। सबको पता था वो ग्रीड की वजह से ही यहाँ है। ये रेड ड्रैगन नॉर्मल नहीं थी, वो ह्यूमंस के बीच काफ़ी टाइम रह चुकी है, इसलिए उसमें लॉजिक और नेगोशिएशन स्किल्स थी, और इसी ही वजह से उसे मैनिपुलेट करना इम्पॉसिबल था। उन्होंने ऑलरेडी प्राइस 100 से 50 तक लाई थी, वो भी बहुत मुश्किल से। तो यहाँ ट्रेडर्स की एक न्यू डिमांड आती है कि अगर तुम ड्रैगन ब्लड का एलेक्सर फॉर्मूला भी दे दो तो हम डील एक्सेप्ट करेंगे। इससे टेंशन का माहौल हो जाता है। ये सुनते ही एटमॉस्फेयर हैवी हो गया।